डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। यहाँ पे दिया हुआ है ओनली एज का टेलीग्राम चैनल, ओनली एज नथिंग एल्स। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो चैनल का नाम है ओनली एज नथिंग एल्स। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। 2021 प्रीलिम्स के लिए और बाकी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक हिस्टोरिकल इवेंट, जीआई टैग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और अपना इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, मैपिंग सीरीज भी काफ़ी सारा मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 1 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे डायरेक्टली जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल रहती है उसको वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि उस जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उस नाइट्रोजन को वो अमोनियम आयन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमें 4 बैक्टीरिया के नाम बताएं। अब बताना है कि कौन सा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। पहला नाम है एजोटोबैक्टर, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर, चौथा है थियोबैसिलस। ठीक है, देखो इसमें 4 में से आपको यहाँ जो राइजोबियम दिख रहा होगा इसके बारे में तो आप श्योर हो कि राइजोबियम तो होगा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्योंकि राइजोबियम तो आपको पता है कि जो दाल होती है, पल्सेस होती हैं, चना होता है, मतलब जो नोड्यूल्स वाली जो भी हमारे वनस्पति होती हैं उन सब की जड़ों में ये राइजोबियम तो पाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये देखना होगा क्या ये नाइट्रोबैक्टर एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है उसको फिक्स करता है या नहीं करता है। तो नाइट्रोबैक्टर फिक्स नहीं करता है, नाइट्रोबैक्टर इसका रिवर्स काम करता है। नाइट्रोबैक्टर का काम नाइट्रिफिकेशन नहीं है, इसका काम है डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब वो अमोनियम जो आयन है उसको वापस से एटमॉस्फेरिक अमोनिया के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका काम जो होता है वो रिवर्स होता है। तीसरा कैंसिल आउट हो गया, बचा एजोबैक्टर और राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एनाबिना एंड स्पाइरुलिना, ये जो है वो मेनली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी प्रोसेस दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमें फर्टिलाइज़र के सब्सिडीज से दिया हुआ है। फर्टिलाइज़र जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खेत में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पहला बोला है कि यूरिया सिर्फ एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसकी प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, दूसरा बोला है कि यूरिया की सब्सिडी सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाती है 60 और 40 के रेशियो में, यानी कि 60% सेंटर सब्सिडी देता है एंड 40% इज गिवन बाय ए स्टेट। ठीक है, तीसरा बोला है कि जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उनकी मार्केट रेट का डिटर्मिनेशन मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है एंड गवर्नमेंट उनमें कोई भी सब्सिडी पे नहीं करती है। देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती तो सबसे ज़्यादा है, उस वजह से हमें यहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह भी चाहिए। और जैसे ही हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद तो फर्टिलाइज़र की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसमें बोला है, पहला जो बोला है कि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसकी प्राइस जो है वो सरकार कंट्रोल करती है। बिल्कुल सही है, सरकार ना एक MRP इसके लिए देती है यूरिया के लिए, जिसका नाम होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कोई भी दुकान वाला, कोई भी यूरिया का डिस्ट्रीब्यूटर उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है। दूसरा देखो, यूरिया की सब्सिडी 60-40 ऐसा कोई रेशियो नहीं है, डायरेक्ट जो सब्सिडी है एंटायर सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है। तीसरा देखो कि जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र है, लाइक फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, इन सब की प्राइसेस जो है वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही डिसाइडेड होती है, बट गवर्नमेंट जो है इन पे सब्सिडी देती है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर से बी यहाँ पे सही बचा, पहला ही ऑप्शन सही बचा। ठीक है, देखो सब्सिडी क्या होता है कि जनरली डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। जब हम लोग सिलेंडर वगैरह लेते हैं तो जो कस्टमर होता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी आती है, बट ये फर्टिलाइज़र के केस में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी एजेंसी होती है, जो भी प्रोड्यूसर होता है उसके अकाउंट में जाती है डीबीटी के थ्रू। ठीक है, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी होती थी इस जो भी हमारा ये फर्टिलाइज़र है, चाहे यूरिया हो या अदर हो, उन सबको देखते हुए इसके लिए डीबीटी की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हीरा मिशन रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है।
एस्टेरॉयड से रिलेटेड है, मरकरी से रिलेटेड है, प्लूटो से रिलेटेड है, टाइटन से रिलेटेड है। क्या चीज़ है ये हीरा? देखो हीरा किसका है? हीरा को किसने लॉन्च किया है? हीरा को लॉन्च किया है हमारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, इन दोनों ने मिलकर किया है। काम देखो क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्पेस में बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं, ठीक है। अब कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जो कि बाइनरी है, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, इस तरीके से दो एस्टेरॉयड जो है वो साथ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हीरा मिशन क्या करेगा, ये जाएगा और इस छोटे वाले के ऊपर, ये डीडी मून जो है इसके ऊपर हल्का सा स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद जो भी मटेरियल वगैरह होगा उसके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप जो पिक्चर में देख सकते हो, तो ये नासा का मिशन है। ये मेनली इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं, ये संभावना रहती है कि एस्टेरॉयड चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी की सतह पर गिर जाएंगे, तो उसी लिए ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जॉइंट मिशन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? उड़ीसा, असम, गुजरात, तमिलनाडु। तो भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में बन रहा है। असम में एक जगह है जो कि बोंगाई गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म होती है वो कई सारी होती है। लाइक वहाँ पे आपको रेल की पटरी भी के थ्रू भी कनेक्टिविटी मिलेगी। इनलैंड वाटर मतलब पानी के अंदर जो जहाज़ चलता है उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और फिर अपनी रोड तो है ही है, ठीक है। और उसके बाद अपना एयर भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकता है। तो भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरीके के मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक जो और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बन सकें, और कोशिश की जा रही है कि लगभग 35 इस तरीके के पार्क बनाए जाएं। और ये जो प्रोग्राम है ये मल्टी मॉडल वाला, ये भारतमाला योजना परियोजना के तहत बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सबको ध्यान से देखना है। इसमें दिया हुआ है कि आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कोई आप वो आयुष्मान भारत योजना जैसा कुछ मत समझ लेना, ठीक है। आयुष्मान सहकार योजना इसमें बोला है कि इसमें जो कोऑपरेटिव्स है, सहकारी संगठनों को अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ तक का जो है वो लोन लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कोऑपरेटिव को बोलेंगे कि जाओ 10,000 करोड़ का लोन ले लो, नहीं। मतलब वो मतलब टोटल इसका जो कॉर्पस रखा गया है वो 10,000 करोड़ का है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या रखा गया है, दूसरा स्टेटमेंट क्या इसमें बोल रहा है कि इट्स प्राइमरी मोटिव इज टू डेवलप मार्केटिंग फैसिलिटी अंडर कोऑपरेटिव फॉर फार्मर्स इन द रूरल एरिया। अब देखो कोऑपरेट जो हमारे किसान भाई होते हैं वो कोऑपरेटिव से जुड़े रहते हैं बहुत सारे। तो इसमें सेकंड में बोला है कि इसका मतलब ये होगा कि जो किसान है ग्रामीण एरिया के अंदर वो मतलब अपनी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सके, मार्केटिंग फैसिलिटी जो इसमें इम्प्रूव की जाए, ये इसमें बोला है। करेक्ट हमें पूछा है, देखो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ना से पहला सही होगा, दूसरा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको स्कीम रिलेटेड अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि इसका कौन सा सही होगा। रीज़न क्या है कि ये तो बिल्कुल सही है कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा गया है नेक्स्ट 5 साल के लिए। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, इन 10,000 करोड़ रुपयों को कोऑपरेटिव्स को दिया जाएगा, ठीक है। रिसेंटली जब कोविड आया है तो कोविड में एक चीज़ हमने रियलाइज़ की है कि इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको और ज़्यादा हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब उनको और ज़्यादा मजबूत करनी है तो सभी लोगों के प्रयास चाहिए होंगे। सिर्फ सरकार या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल ही उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोऑपरेटिव्स को लोन दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव कोई एजुकेशन सोसाइटी खोल लेंगे, कोई मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी खोल सकते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये है कि भाई जो गांव में हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करानी है। गांव में मेनली लोग फार्मर, उनका ऑक्यूपेशन फार्मर होता है, फार्मिंग होता है। तो यही है कि भाई गांव वगैरह तक हमारी जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचे, ठीक है। तो ये इस स्कीम के बारे में है, ठीक है। अच्छा, आज आपको बताना है कि ये ECGLS जो स्कीम होती है वो किससे रिलेटेड है। ये क्रेडिट गारंटी लिंक जो स्कीम है, थोड़ी सी ये टेक्निकल है, हो सकता है कि आप में से कईयों को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, बट
बहुत इजी है ये भी, ठीक है। तो ECGLS स्कीम के बारे में आपको बताना है। और आज आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही आप वो भी बताइएगा, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं था। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा बहुत नज़दीक है। तो ओनली आई